बढ़िया। तो आज हम नए कॉन्सेप्ट पे आते हैं और आपको लिखना है, लेकिन पहले समझना है फिर लिखना है भाई, है ना। तो आज मेन चीजें लिखवाएंगे, आज मेन क्लास होगी अपनी, तो ध्यान से करें। विपिन अग्रवाल बोल रहे हैं कि सर जो आपने प्री पोस्ट वाला फॉर्मेट बताया था कल, वो एग्जाम में फॉलो कर सकते हैं क्या? मतलब सेल्स रेशो की जो कैलकुलेशन बेसिकली मैंने कल बताई थी, बिल्कुल आप फॉलो कर सकते हो और फॉलो करो भी आप। क्योंकि देखो वो तरीके से क्या है, एग्जाम में गलतियां नहीं होती है, मैंने देखा है अक्सर बच्चों को उस फॉर्मेट में गलतियां नहीं आती है ना। तो वो फॉर्मेट आप आराम से फॉलो करो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बल्कि आप वही फॉलो करो यार, उसमें क्या क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है ना। ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते हैं और मैं आपको आज एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझाने वाला हूं, तो अपन शुरू करते हैं। लेकिन मैं आपको एक पहले इसमें कुछ लिखवा दूं जिससे आपको ध्यान रहे। सुनिए आप मेरी, वो वर्किंग नोट्स है, रफ में, रफ का तो कोई फॉर्मेट नहीं है, ठीक है। हाँ देखो, हम स्टेप्स देख रहे हैं कि मतलब इस चैप्टर में हमें क्या करना होता है। सुन लो मेरी बात एक बार बच्चे, मैसेज पे ध्यान ना दें। अब देखें, सबसे पहला स्टेप क्या होता है इस चैप्टर का, आइडेंटिफाई टाइम रेशो एंड सेल्स रेशो। तो वो हमने कल निकालना सीख लिया है, हमने पता कर लिया है कि टाइम रेशो कैसे निकालना है मतलब। और जब आपके पास क्वेश्चन आएगा तो आप क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे, टाइम रेशो और सेल्स रेशो निकालोगे सबसे पहले। मतलब स्टेप हो गया ना कि क्वेश्चन आया तो सबसे पहले क्या करना है, सेल्स रेशो और टाइम रेशो निकालना है। सेकंड, allocate expenses allocate expenses on the basis of sales ratio and time ratio। भाई हमें सबसे पहले रेशो निकालना सीखना है और फिर उसके बाद हमें खर्चों को डिस्ट्रीब्यूट करना है, डिवाइड करना है, सेग्रीगेट करना है टाइम और सेल्स रेशो से। तो ये आप अपनी प्रैक्टिकल जो नोट्स कॉपी है ना, मतलब जिसके अंदर आप सिर्फ कॉन्सेप्ट लिखते हो, उसमें ये चीज लिख लो कि हाँ भाई, हमारे सामने जब क्वेश्चन आएगा ना एग्जाम में तो हमें करना क्या है, मतलब इस चैप्टर में। तो ये नोट डाउन कर लो आप, ठीक है। जल्दी से लिख लीजिए आप बच्चे, और फिर मैं आपको बताता हूं। बेटा थ्योरी याद नहीं करनी जो स्मार्ट कंपाइलर में गिवन है, ठीक है। और ये जो दो स्टेप मैंने लिखे हैं ना, इसको कॉपी कर लो आप अपनी नोट्स कॉपी में, ताकि आपको फास्ट ट्रैक रिवीजन में प्री पोस्ट जैसे रिवाइज करो तो आपको पता लग जाए कि सर ने बताया था कि सबसे पहले तो रेशो निकाल लो और फिर क्वेश्चन और फिर एक्सपेंसेस को डिवाइड कर लो तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो ये नोट्स कॉपी में लिख लो आप, और ये पूरा एक वर्क एक ये लिख लो। मतलब आपको कल तो मैंने ये बताया था प्री एंड पोस्ट पीरियड के प्रॉफिट्स और लॉस कहाँ जाते हैं, और आज ये बता दिया कि क्वेश्चन करते हैं तो क्या करना है हमको, ठीक है। डन, ओके। चलो, अब अपन, ये आपने लिख ही लिया है और अब मैं आपके सामने एक स्क्रीन लेकर आने वाला हूं, मतलब, और उसके अंदर आपको डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन आपको पहले से दिया हुआ है ना, मैं उसी के अंदर आपको समझाऊंगा। तो आप तरीके से नोट डाउन करेंगे, जब मैं बोल रहा हूं तब नहीं लिखेंगे, जब मैं बोलूंगा ना लिख लो तब आप लिखेंगे, बहुत तसल्ली से, अपने पास बहुत टाइम है, ठीक है। अमन बोल रहा है सर सेल्स रेशियो में सेल्स को बेस क्यों लेते हैं बेटा, क्योंकि अभी मैं आपको जब अभी आगे समझाने ही वाला था ये बात कि कुछ खर्चे सेल्स से रिलेटेड होते हैं, तो और कुछ टाइम से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। तो जो टाइम से रिलेटेड होते हैं ना खर्चे, वो तो टाइम बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। लेकिन आप खुद बताओ, सेलिंग एक्सपेंसेस और कमीशन, ये खर्चे किस पे बेसिस हुए? मतलब सेल्स कमीशन अगर हम पे कर रहे हैं या एडवर्टीजमेंट अगर हम खर्चा पे कर रहे हैं, तो ये किसके बेसिस पे हमको डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए? टाइम के बेसिस पे तो कर ही नहीं सकते ना। तो ये तो सेल्स के रेशो में ही डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, इसलिए हम इसको सेल्स बेस लेते हैं इसके अंदर, है ना। ओके, चलो अब आपके सामने मैं आपको स्क्रीन पे लेकर चलता हूं, और अब आप ये देखें बच्चे, सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे। ये आपको अपनी प्रैक्टिस कॉपी में, नोट्स कॉपी जो है ना, जहां पे इंपॉर्टेंट नोट्स लिखते हो, हेडिंग डालें सब बच्चे। क्या हेडिंग डालेंगे?
हेडिंग डालेंगे बच्चे बेसिस ऑफ अलोकेशन, अलोकेशन भी लिख सकते हैं, बेसिस ऑफ अपॉर्शनमेंट भी लिख सकते हैं, अपॉर्शनमेंट बोल दूं, अलोकेशन बोल दूं, एक ही बात है, ठीक है ना। बेसिस ऑफ अलोकेशन आप हेडिंग डालें सबसे पहले, बेसिस ऑफ अलोकेशन, ठीक है। और कॉपी में आप यही पार्टीशन क्रिएट कर लीजिए और एक कॉलम बना लीजिए, आइटम्स लिख लो या एक कॉलम बना लो एक्सपेंसेस, दूसरे कॉलम में इतना ही भी लिख लोगे ना ओनली बेसिस, तो भी ठीक है, बेसिस ऑफ अपॉर्शनमेंट भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता ये बातों से। बना लिया आपने, और अपन अब एक एक चीज को डिस्कशन करना शुरू करते हैं। सबसे पहले सुनो मेरी बात ढंग से, डिस्कशन भी करो, बात भी करो और समझो भी। अगर आपका ग्रॉस प्रॉफिट होगा या ग्रॉस लॉस होगा, तो आप जानते हो ग्रॉस प्रॉफिट किसके ऊपर बेस होता है? बच्चे बताएं मेरे को, ग्रॉस प्रॉफिट किसके ऊपर बेस होता है? सेल्स के ऊपर होता है, बहुत कॉमन सी बात है ना। तो ग्रॉस प्रॉफिट को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो कौन से रेशियो पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? सेल्स रेशियो पे। अगर हमको सेल्स की इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, मान लो, अज्यूम कर लो, वैसे तो होता ही नहीं है ऐसा कि गिवन ना हो, जब ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है तो सेल्स भी दे रखी होती है, नहीं गिवन है, तो आप इसको किस बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट करोगे? सीओजीएस के बेसिस पे। और अगर सीओजीएस भी नहीं है तो फिर तो आपको फिर एक ही चीज पे डिस्ट्रीब्यूट करना है, फिर उस क्वेश्चन में क्या होगा, सब कुछ ही टाइम रेशियो पे डिस्ट्रीब्यूट होगी। तो प्रायोरिटी पहली ये है, दूसरी ये, आपको इतना बड़ा नहीं लिखना है बेटा, मैंने लिखने के लिए नहीं बोला आपको, अभी आपने लिखा ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस, और उसके सामने आप अपनी कॉपी में क्या लिखोगे? अगर आपने कॉपी में ऐसे लाइन खींच रखी है तो यहां लिखोगे सेल्स रेशियो और सीओजीएस और टाइम रेशियो। मतलब अगर सेल्स रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करो, सेल्स रेशियो अवेलेबल नहीं है तो सीओजीएस के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करो, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के, और ये भी अवेलेबल नहीं है तो आपको जीपी या जीएल ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब सब बच्चे मेरे को बताएं, सब बच्चों ने लिख लिया तरीके से, सबको समझ में आ गई मैं क्या कहना चाहता हूं? डन? इजी है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, वेरी गुड। तो हमने एक चीज सीख ली है कि जो ग्रॉस प्रॉफिट है ना, जो ग्रॉस प्रॉफिट है और जो ग्रॉस लॉस है वो किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। ओके, मैं हटा रहा हूं अब इस स्क्रीन को। चलो आ जाओ बच्चों दूसरी बात पे। मुझे पहले तो बच्चे ये समझाएंगे कि दो तरीके के जो एक्सपेंसेस होते हैं ना हमारे, कॉस्ट में भी आपने सुना होगा, नहीं तो आप सुन लोगे। एक तो होता है वेरिएबल एक्सपेंस, और मुझे बच्चे एग्जांपल देंगे, और एक होता है फिक्स एक्सपेंस। मुझे बच्चे एग्जांपल दे दो जल्दी से कि फिक्स एक्सपेंस का क्या मतलब है और वेरिएबल का क्या मतलब है, कौन से खर्चे फिक्स होते हैं, कौन से वेरिएबल होते हैं। जल्दी से एग्जांपल दो, मैं भी बताऊंगा, आप चिंता मत करो, किसी बच्चे को नहीं पता तो। ज्यादातर सारे बच्चे सही बोल रहे हैं। बच्चे बोल रहे हैं सर रेंट और इलेक्ट्रिसिटी तो फिक्स होती है, आप कुछ भी कर लो, देना ही पड़ेगा जितना आ रहा है, ठीक है, ओके, सब बच्चे सही बोल रहे हैं। तो देखो फिक्स में क्या हो गया, डेप्रिसिएशन बोल दूं क्या मैं सबसे आसान? आप एक आर्टिकल बनाओ, 100 आर्टिकल बनाओ या 1 लाख आर्टिकल बनाओ, डेप्रिसिएशन तो मशीनरी उतना ही होगा, है ना। और सैलरी बोल दूं, सैलरी, कर्मचारी कितना भी काम करे, इंप्लॉय कितना भी काम करे, आपको उसको फिक्स अमाउंट पर मंथ देना ही है। जैसे लॉकडाउन लग गया, घर पे बैठे इंप्लॉयज, गवर्नमेंट इंप्लॉयज, तो भी सैलरी तो उनको पे करी ना, फिर भी लॉकडाउन की बात नहीं करते, चलो नॉर्मली बात करें कि सैलरी है, डेप्रिसिएशन है, रेंट है, ये तो आपके फिक्स एक्सपेंसेस में आते हैं ना बच्चों। चलो वेरिएबल के बारे में बताओ, वेरिएबल के बारे में बताओ, कौन कौन से खर्चे वेरिएबल होते हैं? रैकरिंग नॉन रैकरिंग नहीं बोलेंगे, फिक्स वेरिएबल ही बोलेंगे ना। वेरिएबल एक्सपेंसेस जो डिपेंड होते हैं प्रोडक्शन पे, ठीक है। और मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं, अगर हम पर पीस वेजेस दे रहे हैं, पर पीस वेजेस दे रहे हैं, बहुत सटीक एग्जांपल बताया ना, तो ये वेरिएबल हुआ नहीं हुआ? पर पीस वेजेस दे रहे हैं तो वेरिएबल हुआ नहीं हुआ? एक पीस बनाने के 1000 रुपए दे रहे हैं तो, है ना, कोई बहुत बड़ा प्रोडक्ट बनाने के हर प्रोडक्ट पे हम इतने पैसे दे रहे हैं, ठीक है, ओके। तो मुझे ये नहीं सिखाना वेरिएबल फिक्स क्या होते हैं, वो तो आपको कॉस्टिंग वाले टीचर बताएंगे, वो तो बहुत ज़्यादा डिटेल में बताएंगे। तो ये एक डिफरेंस हो गया। तो मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ, वेरिएबल एक्सपेंसेस जो होते हैं ना, वो डिपेंड होते हैं सेल्स पे, टर्नओवर पे, है ना।
अब वेरिएबल एक्सपेंसेस होते हैं कि जितना प्रोडक्शन होगा और प्रोडक्शन कितना होगा, जितनी डिमांड आएगी, सुनो मेरी बात, जितनी डिमांड आएगी उतना प्रोडक्शन करेंगे। फिर इन खर्चों को हम किस बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? सेल्स रेशो। किस बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? सेल्स रेशो। तो वेरिएबल एक्सपेंसेस लाइक कैरेज इनवर्ड आउटवर्ड और कार्ट्रेज आउटवर्ड, ये किस पे जाएंगे? सेल्स रेशो। तो बच्चों ने लिखा क्या ये? अब लिख सकते हो आप आराम से। सेकंड कॉलम में आपको क्या लिखना है? सिर्फ आपको वेरिएबल एक्सपेंसेस लिखने हैं और उसमें वेरिएबल एक्सपेंसेस के नाम भी लिख लो आप। कैरेज इनवर्ड, इनवर्ड नहीं बोल रहा, सॉरी, आउटवर्ड, आउटवर्ड, इनवर्ड नहीं बोलना, आउटवर्ड, है ना? लिख लो जल्दी से। लिख लिए? मैं स्क्रीन ऊपर कर दूं, स्क्रॉल कर रहा हूं मैं, क्योंकि और भी है ये लीजिए बच्चों। अब आप जल्दी जल्दी से लिखो। सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, कमीशन टू सेलिंग एजेंट, ट्रैवलिंग एक्सपेंस, और मुझे बच्चे बताएं, अभी तक मैंने सिर्फ आपको 2 ही खर्चे लिखने के लिए बोला है। जल्दी जल्दी सारा कुछ मत लिखो जो स्क्रीन पे दे रखा है। आप वेरिएबल एक्सपेंस लिख के फ्री हो जाओ। लिख लिए क्या आपने? बस वेरिएबल एक्सपेंस लिखने हैं, आगे मत बढ़ो, साथ साथ हैं अपन, ठीक है? हाँ ठीक है बच्चों, आपका रिप्लाई आ रहा है मेरे पास, ठीक है। तो देखो, ये भी सेल से रिलेटेड है, ये भी सेल से रिलेटेड है ना? ट्रैवलिंग, माल बेचने के लिए ट्रैवल कर रहे हो, कलेक्शन के लिए ट्रैवल कर रहे हो। अच्छा, बैड डेट्स जो हैं वो सेल से रिलेटेड है या नहीं है? यस और नो? बैड डेट्स, बैड डेट्स तो सेल से रिलेटेड है ना? तो मैंने इसका नाम क्यों लिया, जब मेरे को भी पता है और आपको भी पता है, तो मैं इसलिए बोल रहा हूं कि बैड डेट्स है ना, नॉर्मली 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 नहीं लिखता मैं, और मैं मतलब, हाँ चलो, नॉर्मली गिवन, ये मैं इसको इसमें लिख देता हूं, ऑलरेडी गिवन ये क्या होता है, कई बार क्वेश्चन में सेपरेटली गिवन होता है कि प्री के बैड डेट्स कितने, पोस्ट के बैड डेट्स कितने, फिर देन यूज एक्चुअल अमाउंट। इसका मतलब क्या होता है? मैंने आपको ये शब्द इसलिए लिखे हैं भाई कि जो बैड डेट्स है ना, कई बार ऐसा दिया हुआ होता है कि हमारे प्री के पीरियड में तो 5,000 रुपए डूब गए और पोस्ट के पीरियड में 15,000 रुपए डूब गए, ऐसा गिवन होता है। तो जब गिवन हो ना भाई, तो आप उसको फिर सेल्स रेशो में डिस्ट्रीब्यूट मत करना जबरदस्ती। ये बात समझ में आ गई कि मेरी? अगर ऑलरेडी गिवन है ना क्वेश्चन में कि भाई एक्चुअल अमाउंट बैड डेट्स का प्री में कितना है, पोस्ट का कितना है, तो फिर आप उसको सेल्स रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करोगे, जो अमाउंट एक्चुअल गिवन है उसी में ले लोगे। ये बात समझ में आ गई सब बच्चों को? तो मैं आपको 2 बातें बता चुका हूं कि जीपी किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, जीपी या जीएल, जो भी क्वेश्चन में गिवन है, और वो 3 मैंने आपको बता दिए प्रेफरेंस की, इन ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस की, पहले सेल्स रेशियो लेना है, फिर सीओजीएस का लेना है, फिर टाइम रेशियो लेना है, ठीक है? और वेरिएबल एक्सपेंसेस के बारे में मैंने बता दिया, जो सारे के सारे प्रोडक्शन से रिलेटेड है, जो कि सेल्स की डिमांड को पूरी करता है। तो ये सारे के सारे खर्चे जो है ना, सेल्स रेशियो पे डिस्ट्रीब्यूट होंगे, जो वेरिएबल खर्चे हैं। बच्चों, इन 2 चीज़ों से मैं आगे निकलना चाहता हूं और मैं तीसरे खर्चे की बात करना चाहता हूं, ठीक है? गौरव, आप क्या बोल रहे हो? सर, एक एक देकर, एक एग्जाम्पल देकर बता दो एक बार। ठीक है गौरव, मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं। आपको क्वेश्चन में दिए हुए बेड डेट्स रुपीज 20,000, आउट ऑफ विच 8,000 रिलेटेड टू प्री इनकॉर्पोरेशन। बस ऐसी सिंपल सी लाइन लिखी आती है, हार्ड कुछ भी नहीं है। ये आप पढ़ते ही समझ जाओगे कि 20,000 में से हमें, अच्छा, अब क्या, कई बच्चे क्या करते हैं, वो सोचते हैं सर ने बोला था यार 20,000 को सेल्स रेशियो में बांट दो, वो फिर गलत हो जाएगा बच्चों। आपको सिंपल सा 20,000 को है ना 8,000 प्री में लेना है और 12,000 पोस्ट में लेना है, ऐसा कर लोगे ना। लेकिन अब आप इसको ऐसा गिवन होने के बाद भी सेल्स रेशियो में बांटोगे तो फिर वो गलत हो जाएगा। अब समझ में आ गया सबको? गौरव, आपको भी समझ में आ गया बेटा?
ठीक है, तो मैं स्क्रीन क्लियर कर रहा हूं भाइयों, और वेरिएबल एक्सपेंस के बारे में अपना टॉपिक आज का खत्म हो गया है। ठीक है, तो अभी हमने सिर्फ 2 चीजों के बारे में सुना था, वो हो गया। अब आप तीसरा उतारेंगे, फिक्स कॉमन एक्सपेंसेस, फिक्स चार्जेस, फिक्स खर्चे, है ना, जिसमें सैलरी आ गई, एडमिनिस्ट्रेशन आ गया, रेंट आ गया, रेट्स एंड टैक्सेस आ गई, ये सारे आप उतार लो। और ये किससे रिलेटेड होंगे? टाइम रेशियो से, है ना। अब इनमें आराम से उतारो, सिर्फ यही उतारना, नेक्स्ट कॉलम पे मत जाना। और आप मुझे बताएं इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या? अच्छा, एक बच्चा मेरे से पूछ रहा है, रौनक, कि कैरेज इनवर्ड को किस में लेंगे। ठीक है बेटा। अच्छा, एक बात बताओ कि मैंने अभी तक जितने भी खर्चे, मतलब मैं कॉमन पूछ रहा हूँ, देखो कभी मैं किसी का नाम लेके कोई क्वेश्चन पूछूं तो इंसल्ट मत समझना प्लीज। सब बच्चे एक बात बताएं मेरे को, मैं जितने भी खर्चे मैंने अभी तक आपको दिखाए, इसमें से आपको कोई ट्रेडिंग का खर्चा दिखा क्या? यस और नो? ट्रेडिंग का एक्सपेंस दिखा कोई? नहीं दिखा ना, क्योंकि कैरेज इनवर्ट तो जीपी निकालने से पहले ही काम आ चुका होगा ना, तो हम ट्रेडिंग के खर्चे डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं कर रहे, आप देखें, है ना। समझ में आ गई मेरी बात? एक्चुअली हम सारे पी&एल के खर्चों की बात कर रहे हैं, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस बिफोर इनकॉर्पोरेशन में हम जीपी से डिवीजन शुरू करते हैं। ठीक है। अच्छा, फिक्स खर्चे उतार लिए क्या? फिक्स खर्चे उतार लिए क्या अपने बच्चों ने सारे? ताकि मैं बहुत इजी चीजों से निकल जाऊं। भाई जीपी का कैलकुलेशन आपको आ गया है, और ट्रेडिंग अकाउंट क्या ऑलरेडी दिया हुआ होता है क्वेश्चन में, इसलिए अपन क्या उसकी फालतू डिटेल डिस्कशन करना ही नहीं चाहते। ट्रेडिंग अकाउंट में क्या होता है, ऑलरेडी जीपी आपको क्वेश्चन में गिवन है, तभी तो बुक में भी आपको डायरेक्ट ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है कि ग्रॉस प्रॉफिट से डिस्ट्रीब्यूशन बता रखा है ना। अच्छा, बच्चे बोल रहे हैं कि सर रेट्स एंड टैक्सेस सेल्स में डिवाइड होना चाहिए, क्या ऐसा होना चाहिए क्या? आप बताओ पहले। भाई देखो, रेंट, रेट और टैक्सेस जो है ना, रेंट तो चलो अलग हो गया, रेट्स एंड टैक्सेस ये तो कैसे सेल्स में डिवाइड होगा, है ना। हाँ, सेल्स टैक्स होगा ना तो सेल्स में डिवाइड होना चाहिए, बट नॉर्मल टैक्स तो सेल्स पे क्यों डिवाइड होना चाहिए? हम क्वार्टरली कई बार टैक्स पे नहीं करते, जीएसटी की क्वार्टरली रिटर्न और ये सब, क्वार्टरली भी तो खर्चा पे करते हैं हम, तो ये टाइम रेशियो पे ही जाएगा बेटा। चलो, स्क्रीन क्लियर आपके सामने। और मेरे को आप ये बताओ, ये कौन सा खर्चा है जो सिर्फ प्री में जाएगा? जल्दी से बताओ, ये कौन सा एक्सपेंडिचर है जो प्री में जाएगा? तो यह है इंटरेस्ट ऑन वेंडर्स कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन वेंडर्स कैपिटल। तो ये जो इंटरेस्ट ऑन वेंडर्स कैपिटल है ना, ये नॉर्मली कुछ भी नहीं गिवन होता ना, तो ये प्री में जाता है। ये मान के चलते हैं कि ये प्री इनकॉर्पोरेशन का खर्चा है। कैसे? सुनो मेरी बात, 1 अप्रैल से 31 मार्च का आपका अकाउंटिंग ईयर है। सब बच्चे ढंग से सुनो, 1 अप्रैल टू 31 मार्च आपका अकाउंटिंग ईयर है। 1 अगस्त डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है। सुनो मेरी बात, यहां के बाद कंपनी ने शेयर इशू कर दिए। यहां पे मैं आपको एक नॉर्मल स्टोरी बता रहा हूं, यहां से कंपनी ने शेयर इशू कर दिए, तो पब्लिक का पैसा आ गया हमारे पास, पब्लिक का पैसा आ गया। लेकिन यहां तक जो पैसा लगा हुआ था ना हमारा, यहां तक जो हमारा पैसा लगा हुआ था बिजनेस में, वो किसी और का लगा हुआ था। किसका लगा हुआ था? कल मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था कि मैंने वेंडर यानी मिस्टर सेलर से बिजनेस खरीदा, और मिस्टर सेलर को उसका पैसा हमने यहाँ पे कर दिया। यानी जिस दिन मेरा रजिस्ट्रेशन हुआ है ना, मैं वापस इसको कर देता हूँ, जिस दिन रजिस्ट्रेशन हुआ है ना, उस दिन हमने क्या किया, लोगों से शेयर इशू करके जो पैसा लिया और उसको उसका पैसा पे कर दिया, और उसको प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड का ब्याज दे दिया कि भाई अभी तक तुम्हारा पैसा बिजनेस में लगा हुआ था, अब ये बिजनेस हमने टेक ओवर कर लिया है, तुम अपना पैसा पकड़ो और तुम फ्री हो जाओ, है ना। तो आप बताओ, उसको जो इंटरेस्ट पे किया वो कौन से पीरियड का इंटरेस्ट पे किया? बच्चे जल्दी से बताएं एक बार। समझ में आया होगा बच्चों को, हमने उसको प्री का इंटरेस्ट पे किया ना। आप खुद समझो, आपने किसी की दुकान खरीद ली और आपने बोला ठीक है 1 आध महीने का टाइम दो, पैसे देते हैं,
और रजिस्ट्रेशन होते होते आपने उसको पैसे दे दिए, मतलब मान लो ऐसा भी मान सकते हो कि कंपनी का आपने रजिस्ट्रेशन कराया और बैंक से लोन ले लिया कंपनी के पेपर्स पे, हाथों हाथ एक आध दिन में लोन लेके, और आपने उसका पैसा पे कर दिया, उसको पे कर दिया, तो उसका इंटरेस्ट भी आपने पे किया, तो वो कौन से पीरियड का हुआ? वो प्री इनकॉर्पोरेशन का हुआ ना, अप्रैल से अगस्त, अगस्त से पहले आपने पे कर दिया, ये अगस्त को पे कर दिया। लेकिन मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ ये ऐसा हर बार होता है, देखो इसमें लिखा हुआ है तो हमें इस बात को ध्यान रखना है। लेकिन मान लो बच्चों, मान लो कि आपने उसका पेमेंट जो किया है ना वो इस तारीख को किया है, 1 सितंबर को पे किया है, तो बताओ फिर ये इंटरेस्ट कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा? हाँ विनायक, मैं वही बोल रहा हूं कि अगर पे ही ना करे तो कौन से रेशियो में जाएगा फिर, मतलब हमने लेट पे किया तो मतलब इंटरेस्ट कितने मंथ्स का हो गया? पहले तो ये बताओ कितने महीने का इंटरेस्ट हो गया, कितने महीने का इंटरेस्ट हुआ पहले तो ये बताओ, टोटल इंटरेस्ट कितने महीने का हुआ? मैं बहुत सिंपल तरीके से आंसर दे दूंगा आपका, आप टोटल इंटरेस्ट का मंथ्स बता दो। 5 महीने हो गए, 5 में प्री का चलो मैं आपको अमाउंट ही बताता हूं। इंटरेस्ट का अमाउंट है 6 लाख रुपए, 6 लाख रुपए इंटरेस्ट है। अब आप मुझे बताओ डिस्ट्रीब्यूट करके कि सर 6 लाख में प्री का इतना है और पोस्ट का इतना है, जल्दी से बता दो। नमोकार घर का एकदम परफेक्ट आंसर आया है, लेकिन इसने एक ही आंसर दिया है, बोला सर एक अमाउंट मैंने बता दिया, दूसरा आप माइनस करके निकाल लो। सौम्या का सही है, रोहित का सही है, जतिन का सही है, नहीं जतिन का गलत है, ओ जतिन गलत है भाई। ठीक है ना? तो बच्चे बोल रहे हैं ना टाइम रेशो, तो टाइम रेशो में आप 4:8 में मत बांटना। अरे कोई एक्सपेंडिचर 6 मंथ्स का है, 5 महीने का है, ये 5 महीने का ही तो खर्चा है टोटल, ये खर्चा टोटल कितने मंथ्स का है? 5 मंथ्स का है, 5 में 4 प्री में आ रहे हैं और एक पोस्ट में आ रहा है, तो 480 और 120 जो भी बच्चे आंसर दे रहे हैं ना, ज्यादातर नहीं 98% बच्चे यही आंसर दे रहे हैं, तो सब सही दे रहे हैं। क्या मेरी बात आप सब बच्चों को क्लियर है कि अगर पेमेंट इन्होंने प्री में कर दिया तो प्री में डाल देना सारा, वरना फिर प्री पोस्ट दोनों में डाल देना? तो ये किस पे डिपेंड होता है? सिचुएशन पे। इसीलिए मैं बस आपको यही बात समझाना चाह रहा हूं। तो क्या मैं ये मानूं सब बच्चों को ये वाला पॉइंट समझ में आ गया, इंटरेस्ट ऑन वेंडर्स कैपिटल? किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? ठीक है, वेरी गुड। तो मैं ये अपनी अजीब सी ड्राइंग हटा लेता हूं और आप बच्चों ने लिख ही लिया है, ठीक है। चलो अब आप सेकंड वाले इस पे आ जाओ, ये देखो, मुझे अब आप वापस सुनेंगे ढंग से। ये हमने इस दिन रजिस्ट्रेशन कराया है, तो कुछ खर्चे तो ऐसे हैं जो इस दिन के बाद होंगे, जैसे कंपनी खुली है तो नए नए शुरुआती खर्चे जिसको प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस बोलते हैं, जिसको फॉर्मेशन एक्सपेंसेस भी बोलते हैं, है ना, प्रीलिमिनरी और फॉर्मेशन एक्सपेंसेस। अच्छा शेयर इशू एक्सपेंसेस, ये तो सभी जानते हैं, शेयर इशू ही कब कंपनी अपने नाम पे कब करेगी? जब रजिस्ट्रेशन होगी। तो बताओ इन खर्चों को कौन से, किस बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, कहां डालना चाहिए इन खर्चों को? ये खर्चे कहां जाने चाहिए? क्योंकि आपके सामने मैं पूरा चैप्टर इतना क्रिस्टल क्लियर बता रहा हूं कि दिक्कत ही नहीं हो सकती भाई, आपके सामने सिचुएशन है, हर चीज पे एग्जांपल बता दिए। तो आफ्टर इनकॉर्पोरेशन के खर्चे हैं, तो कुछ, अच्छा डायरेक्टर फीस, भाई डायरेक्टर अपॉइंटी कब हुआ? जब कंपनी रजिस्ट्रेशन हुआ कंपनी का, है ना? तो इनका डिस्ट्रीब्यूशन करना ही बेकार है, इनको डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं करना है, इनको डायरेक्ट अपन किस में लिख देंगे? पोस्ट में। तो प्रीलिमिनरी का मतलब होता है प्री, वो मतलब में मत देखो, प्रीलिमिनरी का मतलब प्री होता है ये मत देखो, प्रीलिमिनरी का मतलब है शुरुआती खर्चे। जब कंपनी का रजिस्ट्रेशन हुआ ना, तो उस समय जो शुरुआती खर्चे हुए ना, वो खर्चे, और वो कंपनी अपने बैंक अकाउंट से पे कर रही है, तो कंपनी का बैंक अकाउंट कब खुलेगा? जब कंपनी खुद रजिस्टर्ड होगी अपने नाम पे, है ना? तो वो खर्चे हैं ये प्रीलिमिनरी, वैसे वाले नहीं है कि प्री के खर्चे हैं। बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है इस बात पे। क्लियर हो गया आपको अवंतिका? ठीक है। संजय बोला सर एग्जाम्पल दे दो, मैं अभी आपको एग्जाम्पल देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। जैसे कंपनी का रजिस्ट्रेशन हुआ, रजिस्ट्रेशन के बाद कंपनी ने क्या किया, खुद के लीगल वगैरह के कोई भी एक्सपेंसेस पे किए, या लोगों को काम पे रखा, है ना, और उसके लिए एडवर्टीजमेंट वगैरह किया, कुछ भी, मतलब एक तरीके से तो ना पेपर में वैकेंसी निकाल दी, शुरुआती खर्चे, ड्राफ्टिंग के खर्चे, ऑफिस बनाने के खर्चे, है ना। आस्था बोल रही है सर प्लीज एक्सप्लेन प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस। आस्था प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस कौन से बोल रहे हैं आप?
इसमें कहाँ लिखा है प्री इनकॉर्पोरेशन? एक्चुअली मैं आपका क्वेश्चन नहीं समझ पाया आज तक। अच्छा, प्रीवियस पॉइंट मैं अभी 2 मिनट बाद बताता हूँ, ठीक है। आप पहले ये देखें कि ये वाले जो खर्चे हैं ना, अच्छा फॉर्मेशन एक्सपेंसेस, कंपनी को फॉर्म किया उस समय के एक्सपेंसेस। मैं आपको एक एग्जांपल दूं, वकील बोलता है कि मैंने आपकी कंपनी का रजिस्ट्रेशन करा दिया, और कंपनी को बोलता है लाओ भाई मेरी जो मतलब एक होता है ना कि CA CS वाले और ये सब बोलते हैं कि भाई हमारी थोड़ी जो हमने लीगल मदद की है ना आपको, उसके खर्चे दे दो। ये सब शुरुआती खर्चों में आ गए ना। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, डिबेंचर कंपनी कब इशू करती है? रजिस्ट्रेशन से पहले या रजिस्ट्रेशन के बाद? बाद में करती है ना। और डायरेक्टर्स फीस, डायरेक्टर रेम्यूनरेशन, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, शेयर इशू एक्सपेंसेस। अच्छा, अंडरराइटिंग कमीशन, अंडरराइटिंग का मतलब जानते हैं बच्चे क्या होता है? नहीं जानते तो मैं बता देता हूं। सबसे पहले एक बात बताएं बच्चे कि 12th में आपने क्या पढ़ा था कि कंपनी जब शेयर इशू करती है, जब कंपनी शेयर इशू करती है तो कितने % शेयर बिक जाने चाहिए कंपनी के? आप तो ये बताओ कि शेयर इशू करती है तो कितने शेयर बिकने चाहिए कंपनी के? सब बच्चों का एकदम करेक्ट जवाब, 90% बिक जाने चाहिए। तो रेपुटेड जो कंपनीज होती है ना, रिलायंस है, विप्रो है, इनके तो बिक जाते हैं 90%, ठीक है। अब ये कोई नई नई कंपनी मैंने खोली है और मैं शेयर इशू करना चाहता हूँ और मुझे लग रहा है यार मैं शेयर इशू करूंगा ना तो हो सकता है 90% शेयर ना बिके, 80% यानी 80 या 85% शेयर सोल्ड आउट हो जाए, लेकिन 90% शेयर ना बिके। तो जब यार 80-85% शेयर तो बिक जाएंगे लेकिन 100% 90% नहीं बिकेंगे, तो मेरे को डर है कि यार मेरा वो जो नॉर्मली ये होता है ना कि जितने बिके हैं वो भी कैंसिल हो जाएगा, सब वापस पैसे लौटाने पड़ेंगे। 85% लोगों के पैसे आ गए, 5% से रह गया। तो मैंने अंडरराइटर को अपॉइंट किया। मैंने एक पर्सन को बोला कि मेरे भाई तुम गारंटी ले लो, इन 2 पर्सन को बोला कि तुम गारंटी ले लो, तुम पहले तो मेरी मार्केटिंग करो कंपनी के शेयर बिकवाने की, और तुम गारंटी ले लो, गारंटी कि अगर शेयर नहीं बिके तो तुम खरीद लोगे बचे हुए शेयर। तो ये बोलते हैं कि आप अश्योर हो, आप चिंता मत करो, जितने मार्केट ने परचेस कर लिए ठीक है, रेस्ट ये लोग परचेस कर लेंगे। उसके लिए ये पैसा चार्ज करते हैं जिसको अंडरराइटिंग कमीशन बोला जाता है। तो ये शेयर इशू एक्सपेंसेस से रिलेटेड ही ना, मतलब शेयर के इशू करने से रिलेटेड खर्चा है। तो कहाँ जाना चाहिए? अब आप खुद समझदार हैं, आप खुद बताओ कहाँ जाएगा ये? पोस्ट में जाएगा ना, ठीक है। अवंतिका और अक्षय, ठीक है। तो संजय बोला ये लीगल है क्या? बिल्कुल लीगल है। आप अपने शेयर्स को बिकवाने में अगर लोगों की मदद कर लेते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो लीगल है। और ये एक्चुअली प्राइमरी मार्केट में डील करते हैं, जो ब्रोकर होते हैं ना जिनके मदद से आप शेयर खरीदते हो और बेचते हो, वो सेकेंडरी मार्केट में मदद करते हैं। मतलब आपने सुना होगा कि हमारे, एक बात बता देता हूँ बीच में, मतलब ऑफ द ट्रैक जाके, कि हमारे 2 मार्केट होते हैं, प्राइमरी मार्केट जहाँ पे फर्स्ट हैंड सिक्योरिटी डील होती है, और एक होता है सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट का एग्जांपल होता है स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज, तो स्टॉक एक्सचेंज में जो लोग डील करते हैं ना वो ब्रोकर्स होते हैं, और जो प्राइमरी मार्केट में कंपनी से शेयर्स आप तक पहुंचाते हैं वो अंडरराइटर्स होते हैं। और ये दोनों वैलिड है ना। लेकिन अंडरराइटिंग कमीशन जो होता है वो प्री में जाएगा, पोस्ट में जाएगा, बस अपना इतना सा पॉइंट है ना। कोई दिक्कत नहीं है ना, सबको समझ में आ गया? ओके। तो मैं स्क्रीन क्लियर कर रहा हूँ, और बच्चों से अभी भी मेरे को एक वो है कि कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, अगर है तो पूछ लें। जैसे एक बच्चे ने पूछा हुआ है कि सर प्री वाला बता देना, तो वो मैं भी आपको बताता हूँ, मुझे को याद है। ओके, नेक्स्ट पे आ जाओ बच्चों। ऑडिट फीस। ऑडिट फीस, पहले तो ऑडिट का मतलब बता दो। ऑडिट का मतलब क्या होगा? ऑडिट का मतलब स्क्रूटनी। विनायक बोल रहे स्क्रूटनी होता है सर, हाँ ठीक है। फ्यूचर इनकम नहीं संजय, फ्यूचर इनकम नहीं होती, इंस्पेक्शन, ठीक है। तो ऑडिट क्या होती है, सुनो मेरी बात। अकाउंट्स जो बने हुए होते हैं ना उनको चेकिंग करना, और ये ज़्यादातर सीए करता है और फिर ऑथराइज कर देता है, मतलब साइन कर देता है कि हाँ भाई ये मैंने अकाउंट चेक कर लिए हैं, ये सही है या गलत है, तो वो रिपोर्ट जारी कर देता है कि सही है या गलत है, वो अपनी रिपोर्ट में बताता है, जिसको ऑडिट रिपोर्ट बोलते हैं। तो ऑडिट जो है ना वो एक तरीके से बने हुए अकाउंट्स की होती है। तो अकाउंट्स कौन बनाता है? सीए अकाउंट्स नहीं बनाता। पहली बात तो ये ध्यान रखना अपने प्रोफेशन के बारे में कि आप कोई अकाउंटेंट थोड़ी हो। आप क्या कर रहे हो? बने हुए अकाउंट्स को चेक कर रहे हो, स्क्रूटनी कर रहे हो और उसको साइन कर रहे हो, तो वो आप ऑथराइज कर रहे हो, तो वो ऑडिट कहलाती है। और ऑडिट है ना, अगर मान लो कंपनी की ऑडिट है तो कंपनी का रजिस्ट्रेशन तो जब हुआ है उसके बाद ही ऑडिट होगी ना, तो वो तो खर्चा किस में जाना चाहिए टेक्निकली?
कंपनी ऑडिट का खर्चा किस में जाना चाहिए टेक्निकली? कंपनी एग्जिस्टेंस में कब आई? रजिस्ट्रेशन के बाद में आई है ना। ठीक है, बच्चे बोल रहे सर प्रैक्टिसिंग सीए ही कर सकता है। हाँ, जो सीए अपना खुद की प्रैक्टिस करता है, ऑफिस खोलता है, वो कर सकता है। अगर सीए बन के, जैसे मान लो आप कहीं ट्यूशन पढ़ा रहे हो, तो आप ऑडिट नहीं कर सकते, या आप किसी प्राइवेट कंपनी में लग गए, पब्लिक कंपनी में लग गए, तो नहीं कर सकते। ठीक है, बाकी ऑडिट वाले सर आपको समझा देंगे। तो पहले तो आप एक बात मेरे को ये बताओ कि ऑडिट फीस किससे रिलेटेड होनी चाहिए? पोस्ट से रिलेटेड होनी चाहिए ना, क्योंकि ये तो कंपनी की एग्जिस्टेंस के बाद का खर्चा है। ओके, ठीक है। अच्छा, टैक्स ऑडिट, टैक्स ऑडिट किसकी होती है? टैक्स ऑडिट होती है कि आपने कितना कमाया और उसके हिसाब से कितना टैक्स पे करा। तो आपने जो पैसा कमाया है वो पोस्ट में ही कमाया है क्या, या प्री में भी कमा लिया आपने? मतलब दोनों में एंड किया होगा ना, प्री एंड पोस्ट बोथ में आपने कमाया होगा ना। ठीक है ना। तो टैक्स ऑडिट जो होगी ना, वो टर्नओवर के बेसिस पे डिवाइड होगी, टर्नओवर के बेसिस पे, यानी सेल्स रेशियो। साफ ही लिख देता हूं ना। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा बच्चों क्वेश्चन में कि ये कंपनी ऑडिट है या टैक्स की ऑडिट है। अब आप बोलोगे ऑडिट अलग अलग होती है क्या? बेटा 15-20 तरीके की ऑडिट होती है। ठीक है ना। कई कंपनीज होती है जिनके कॉस्ट रिकॉर्ड्स की भी ऑडिट होती है कि तुम्हारी हर चीज बनाने में कितनी कॉस्ट आई है। वो सीएमए वाले जो बच्चे होते हैं, कॉस्ट अकाउंटेंट जो होते हैं, वो यही तो करते हैं, कॉस्ट ऑडिट वगैरह का काम भी होता है। ठीक है ना। ठीक है, अमल बोल रहा है ऑडिट हम फिक्स एक्सपेंस में क्यों नहीं डाल सकते? देखो, अगर टर्नओवर के बेसिस पे हुई ना, कि जितना टर्नओवर होगा उसके हिसाब से ऑडिट होगी, जैसे 1 करोड़ के टर्नओवर की ऑडिट, फिर 2 करोड़ के टर्नओवर की ऑडिट, तो इसका मतलब है कि ये मंथली ऑडिट नहीं हो रही है, ये तो वो हो रही है कि आपकी कंपनी में 1 करोड़ माल का माल बिक जाए, जब बुला लेना हम ऑडिट कर देंगे, हर 1 करोड़ पे ऑडिट करेंगे, तो टर्नओवर के बेसिस पे होगी ना अमल। समझ में आया क्या आपको? मतलब ये तो बोल रहे ना, सेल्स के बेसिस पे हमने टारगेट कर लिया, हर 1 करोड़ की सेल्स की ऑडिट करानी है। ठीक है अमल। तो हाँ, कॉपी कर लो बेटा ये बच्चे, एक तो ये वाली बात। तो ये टर्नओवर के बेसिस पे जो ऑडिट होगी ना, ये हम इसको टर्नओवर के बेसिस पे बांटेंगे। तो सब बच्चे लिख लें ये सब चीजें। अभी तक जो भी मैंने बताया है, तो मैंने अभी तक क्या क्या बताया? जीपीजीएल के बारे में बता दिया, वेरिएबल एक्सपेंस के बारे में बता दिया, फिक्स एक्सपेंस के बारे में बता दिया, और प्री इनकॉर्पोरेशन का इंटरेस्ट बता दिया जो वापस बताना है, और एक भी ऑडिट फीस। डन, लिख लिया। अक्षय बोल रहे सर, हम है ना आईसीआई की बुक का भी प्रिंट ले ले क्या? बेटा आईसीआई की बुक में जो भी क्वेश्चंस है ना, वो एमसीसी के मॉड्यूल में कवर्ड है, तो मतलब एक ही क्वेश्चन 2 बार करना पड़ेगा। और जो आईसीआई के मॉड्यूल से मैं आपको थ्योरी लिखवा रहा हूँ ना, तो जो रिलेवेंट है ना, वो तो मैं आपको वैसे ही नोट्स कॉपी में लिखवा रहा हूँ, तो आपको टेंशन नहीं लेनी है। मैं इसलिए मना कर रहा हूँ कि यार देखो, क्यों खर्चा करते हो, सीधी सी बात है, क्यों फालतू पैसे खर्च करें यार, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, बाकी फिर की चॉइस है, मत करो खर्चा। ठीक है, ऑडिट फीस कॉपी कर लिया आपने? ओके, अब मैं लास्ट टॉपिक पे आ रहा हूं। और मैंने कल आपको एक स्टोरी बताई थी। ये पर्सन है मिस्टर सेलर, सॉरी सॉरी सॉरी, ये तो परचेजर है ना, सेलर नहीं है, ये है मिस्टर परचेजर, और ये पर्सन है मिस्टर सेलर। तो मिस्टर सेलर ने अपना बिजनेस दे दिया, तो मिस्टर परचेजर ने इसको बदले में क्या पे किया होगा? मैंने आपको बताया ना, कंसीडरेशन परचेज कंसिडरेशन, यानी सेलर ने अपना बिजनेस परचेजर को बेच दिया, और परचेजर ने बोला कि मैं तुम्हें बदले में कितने रुपए दूंगा? मैं तुम्हें बदले में कितने रुपए दूंगा? 1 करोड़ रुपए। तो परचेजर ने जब अपना बिजनेस सेलर को बेचा ना, तो सेलर ने बोल दिया कि भाई भाई मैं तुम्हें 1 करोड़ रुपए तुमसे लूंगा। परचेजर ने बोला मैं 1 करोड़ रुपए तुम्हें दे दूंगा। ये बात तो क्लियर है, आप भी जानते हैं, इसमें कोई बात नहीं है। मेन मुद्दे की बात क्या है, सुनो आप। मैं एक यहाँ पे वापस अकाउंटिंग ईयर बना रहा हूँ। ये हमारा अप्रैल से लेके मार्च का अकाउंटिंग ईयर है, ठीक है। और हमारा 1 अगस्त को रजिस्ट्रेशन हुआ है, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है। सुनो मेरी बात, अगर मैंने इंटरेस्ट पे किया अप्रैल, मई, जून, और 1 जुलाई को हमने इंटरेस्ट पे कर दिया, 1 जुलाई को हमने इंटरेस्ट पे कर दिया, तो मुझे एक बार बच्चे ये बता दो कि जो इंटरेस्ट है वो किस में जाएगा? प्री में जाएगा, पोस्ट में जाएगा? बताना।
यार मैंने आपका बिजनेस खरीदा 1 अप्रैल को और आपको पेमेंट कर दिया 1 जुलाई को। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं ना। पहले तो आप मुझे एक चीज बताएं, रुको एक बार मैसेज मत करो, एक चीज बताओ। 1 करोड़ में मैंने आपको आपका बिजनेस खरीदा और मैंने आपको 3 मंथ्स बाद पेमेंट किया 12% इंटरेस्ट के साथ। तो पहले तो ये बताओ इंटरेस्ट का अमाउंट कितना हुआ। मैं 1 करोड़ रुपए आपको 3 महीने बाद दे रहा हूं विद इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट कितना हुआ। गर्वित आप गलत बता रहे हो शायद इंटरेस्ट। कृपा सिंधु भी गलत बता रहा है। अरे बच्चे गलत क्यों बताते हैं इंटरेस्ट। ए बच्चों 12 लाख क्यों बता रहे हो। अरे यार मत करो ऐसा भाई। 1 करोड़ का 12%, 12 लाख, लेकिन 3 महीने का इंटरेस्ट तो 3 लाख होगा ना। गलत क्यों बता रहे हैं बच्चे, ऐसा ना करो। जैनम 3 लाख रुपए होगा, 3 महीने का इंटरेस्ट निकालना है हमको। भाई साल का 12 लाख इंटरेस्ट है, 3 महीने का 3 लाख हो गया ना। ठीक है, तो आप एक बात बताओ, किसी का बिजनेस अप्रैल में खरीदते हो और उसको बोलते हो 1 जुलाई को पेमेंट दूंगा। अप्रैल में किसी का बिजनेस आपने परचेज किया और आपने बोला मैं 1 जुलाई को तुमको पेमेंट करूंगा। ठीक है, तो आपने 1 जुलाई को उसका पूरा हिसाब पूरा कर दिया, सल्टा दिया। अप्रैल से लेके आपने कब पेमेंट कर दिया, जुलाई को। नॉर्मल अमाउंट भी दे दिया और ब्याज भी दे दिया। तो इस ब्याज को कहां क्लासिफाई करूं, मेरा क्वेश्चन इतना सा है। ये 3 लाख का जो इंटरेस्ट है वो कहां क्लासिफाई करूं। तो किसी को दिक्कत आ ही नहीं सकती। बताओ, इसमें तो बहुत छोटी सी है, आपको मैं एक पूरी स्टोरी बना के सिखा रहा हूं। ये तो प्री में जाएगा ना, है ना। ठीक है, डन। अगर मैं इंटरेस्ट पे करूं 1 सितंबर को, नहीं 1 सितंबर को नहीं, मैं इंटरेस्ट पे करूं 1 अक्टूबर को, तो पहली बात तो है कि इंटरेस्ट का अमाउंट, मान लो इंटरेस्ट का अमाउंट अप्रैल से लेके अक्टूबर तक कितना इंटरेस्ट का अमाउंट हुआ, पहले तो ये बताओ। इंटरेस्ट का अमाउंट भी बढ़ गया अब तो 6 लाख रुपए का ब्याज हो गया, क्योंकि वो 6 महीने का हो गया। 6 महीने का हुआ ना। बच्चे गलत कैसे बोल रहे हैं। पलक के घर पे जाना है मेरे को आज। आ रहा हूँ बेटा पलक, मैं जानता हूँ तुम कहाँ रहते हो। 6 लाख रुपए का हुआ ना इंटरेस्ट, है ना। तो 6 लाख का जो इंटरेस्ट है ये आप पे करोगे तो ये किस में डिस्ट्रीब्यूट करोगे, बता सकते हैं बच्चे मेरे को। अक्षय गलत बोल रहा है शायद। हाँ तो बच्चों 6 लाख रुपए का जो इंटरेस्ट है ना, जो ज्यादातर बच्चों का आंसर मैं देख रहा हूं वो 4 लाख और 2 लाख बता रहे हैं, तो वो सही बता रहे हैं ना। या 4 लाख 6 लाख रुपए 6 महीने का खर्चा है। और प्री में कितने महीने आते हैं आपके, अप्रैल मई जून जुलाई, तो 4 महीने तो प्री में कवर हो रहे हैं ना। देखो जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, मैं ये बताना चाह रहा हूं, ये 4 महीने प्री के हैं, ये 2 महीने पोस्ट के हैं। तो 6 लाख रुपए को 4/2 में बांटोगे तो वो 4 लाख और 2 लाख हो जाएगा ना। 4 लाख एंड 2 लाख हो जाएंगे ना वो एक्सपेंसेस। गलतियां ना करो। तो अब इसको किस में बांटूंगा मैं, ठीक है। तो मेरे हिसाब से मेरा मोटिव पूरा हो गया आपको समझाने का, कि अगर प्री में पेमेंट कर दिया ब्याज का तो प्री में डाल दो, और अगर आपने कोई ऐसा इंटरेस्ट है जो ओनली पोस्ट में पे किया है तो पोस्ट में डाल दो, और कोई ऐसा इंटरेस्ट है जो टाइम रेशियो के हिसाब से दिया है तो उसको प्री एंड पोस्ट दोनों में डाल दो। अब मैं यहाँ पे स्टॉप हो जाता हूँ और आप मेरे को बता दो कि सर कोई चीज़ अगर कंफ्यूजन है किसी बच्चे को तो बता दो। है किसी को कंफ्यूजन, और कंफ्यूजन नहीं है तो लिख लो। ठीक है, विनायक बोल रहा है लास्ट वाले में। अच्छा मैं आपको एक लास्ट वाला वापस बताता हूँ, स्क्रीन क्लियर कर रहा हूँ पहले तो मैं। सुनो मेरी बात बच्चे, सुनो एक बार। मैंने 1 अप्रैल को किसी का बिजनेस खरीदा 1 करोड़ रुपए में, है ना। और वो मुझे 1 अगस्त मेरी डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है। वापस सुन लो, कोई बात नहीं, आपको आ गया, वापस सुन लो। 1 अगस्त मेरी डेट ऑफ डीओआई, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है। मैंने किसी का बिजनेस 1 करोड़ रुपए में खरीदा, ठीक है। अब मैंने क्या किया, उस 1 करोड़ रुपए को पे करने के लिए बैंक से लोन लिया 1 सितंबर को
भाई इस 1 करोड़ रुपए को तो मैंने बोल दिया, मैंने मिस्टर सेलर को बोल दिया मैं ब्याज नहीं दूंगा, तो आप मिस्टर सेलर को ब्याज नहीं दे रहे हो। आपने 1 करोड़ रुपए का पे करे, 1 सितंबर को आपने पे करे, ठीक है ना। और 1 सितंबर को आपने पे करने के लिए क्या किया, एक बैंक से लोन लिया। सुन लो मेरी स्टोरी पूरी सुन लो, जब आप सुनना चाहते हो तो। बैंक से लोन लिया, और बैंक से कितना लोन लिया, 1 करोड़, यानी बैंक से 1 करोड़ रुपए लेके और 1 करोड़ पे कर दिए। लेकिन जो बैंक से लोन लिया, बैंक को आपको 12% इंटरेस्ट पे करना है। अब बताओ ये इंटरेस्ट किस में डालोगे आप, जल्दी से बता दो। जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है रेट पे मत जाओ, ये बताओ ये इंटरेस्ट किस में जाएगा। जतिन संजय ये तो दोनों सही आंसर दे रहे हैं, अवंतिका भी बोल रही सही है, सर तरुण भी बोल रहे हैं। अब आपको समझ में आ गया ना पोस्ट का क्या मतलब होता है ना। आपने प्री का पैसा पे करने के लिए पोस्ट में कर्जा उठाया है, और आप मिस्टर सेलर को ब्याज नहीं दे रहे हो, आप बैंक को ब्याज दे रहे हो। अब किसी बच्चे को दिक्कत है क्या। अमन बोल रहा है प्री पोस्ट, नहीं अमन ऐसा मत करना, प्री पोस्ट नहीं, ये तो ओनली पोस्ट इनकॉर्पोरेशन का खर्चा है, ये पोस्ट में ही जाएगा, है ना। ठीक है, ओके। तो मैंने आपको, अच्छा फिर इसमें क्या होता है देखो, सिचुएशन टू सिचुएशन डिपेंड भी करता है कि सिचुएशन क्या है। अगर आपने इंटरेस्ट प्री में पे किया है तो प्री में डाल दो यार, इंटरेस्ट आपने पोस्ट वाले पीरियड का पे किया है तो पोस्ट में डाल दो। और कभी कभी ऐसा होता है कि आपने यहां से लेके यहां तक का इंटरेस्ट पे किया है, तो वो प्री एंड पोस्ट दोनों में डाल दो। तो ये क्वेश्चन आएगा जब मैं और क्लियरिटी से आपको बता दूंगा, तो आप इसमें कंफ्यूजन ना करें। अच्छा सलोनी बोल रही है सर टैक्स ऑडिट, तो मैं टैक्स ऑडिट के बारे में बताता हूं। बेटा टैक्स ऑडिट होती है टर्नओवर के बेसिस पे। जैसे मैं आपकी कंपनी का ऑडिटर हूं, और मैंने आपको बोल रखा है जैसे ही आपकी कंपनी की सेल 1 करोड़ रुपए हो जाए, जैसे 1 महीने में, 2 महीने में, 15 दिन में, 1 करोड़ का माल जैसे ही आप बेच दो ना, मुझे बुला लेना, मैं ऑडिट कर दूंगा। तो टैक्स ऑडिट मैं कब करता हूँ, टर्नओवर के बेसिस पे, क्योंकि जैसे सेल 1 करोड़ की होती है मैं पहुंच जाता हूँ आपके पास, तो आप जो मेरे को एक्सपेंस पे करोगे वो टर्नओवर के बेसिस पे तो पे करोगे, ठीक है ना। तो ये सेल्स रेशियो में डिवाइड होगा। ठीक है सलोनी, समझ में आया आपको ये सेल्स रेशियो में क्यों जाता है। ठीक है, पुलकित बोल रहे हैं सर प्री इनकॉर्पोरेशन वाले एक्सपेंसेस बता दो। हाँ मैं बताता हूँ, प्री इनकॉर्पोरेशन क्या होते हैं। अगर ऐसा लिखा है प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस तो वो प्री इनकॉर्पोरेशन नहीं होते, लेकिन अगर लिखा है प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस यानी इनकॉर्पोरेशन से पहले के एक्सपेंसेस, तो वो क्वेश्चन पे डिपेंड होता है। लिखा है इनकॉर्पोरेशन से पहले के एक्सपेंसेस हैं तो फिर वो प्री में ही जाएंगे, ठीक है ना, रजिस्ट्रेशन से पहले के खर्चे हैं तो। लेकिन प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को रजिस्ट्रेशन के पहले के मत मानना, ठीक है। बच्चे बोल रहे हैं सर ब्रोकरेज इज रिलेटेड टू दी पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड, सो व्हाई वी ट्रीट दी ब्रोकरेज एज अ वेरिएबल एक्सपेंस एंड डिस्ट्रीब्यूट इन सेल्स रेशियो। बेटा ये शेयर्स वाली ब्रोकरेज थोड़ी है, ये तो माल बेचने के लिए ब्रोकरेज पे करते हो ना कई बार आप। भाई आप प्रॉपर्टी डीलर हो, प्रॉपर्टियां बेचना आपका काम है, और आपने ब्रोकर्स को बोल रखा है जो मेरी प्रॉपर्टी बिकवाएगा मैं उसको ब्रोकरेज पे करूंगा, फिर तो आप सेल्स रेशियो में डालोगे ना उसको। ठीक है आयुष, ओ आयुष समझ में आ गया बेटा, ठीक है। आकांक्ष जैन बोल रहे हैं सर प्री पोस्ट का एग्जाम्पल। प्री पोस्ट का एग्जाम्पल तो मैंने दिया था ना आपको। ठीक है, अमल बोल रहा है कि डिस्काउंट ऑन सिक्योरिटी, तो पुलकित बोल रहा है तो वो तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर हो गया, तो शेयर इशू करते हैं, तो शेयर इशू तो अपन पोस्ट वाले पीरियड में करते हैं, तो वो तो पोस्ट में जाएगा। अमल बोल रहा है सर इनकॉर्पोरेशन से पहले जो प्रमोटर बिजनेस के लिए एक्सपेंस करता है ना, वो प्री ही तो होते हैं। अगर एक्सपेंसेस प्रमोटर ने किए हैं और वो कंपनी ने अपनी जेब से पे कर दिए हैं बाद में, तो और वो खर्चे प्री के पीरियड में इनकर्ड हुए हैं, जैसे क्वेश्चन में क्लैरिटी आती है, क्वेश्चन में सिर्फ डायरेक्ट नाम नहीं लिखा हुआ था, अगर क्लैरिटी आई है कि वो प्री में ही खर्च हुए हैं तो हम उसको प्री में ही डालेंगे अमल। लेकिन अगर ऐसा लिखा हुआ है कि एक्सपेंसेस जो है ना वो हमने रजिस्ट्रेशन के बाद में पे किया है या रजिस्ट्रेशन के समय का खर्चा है, तो फिर वो हम उसको पोस्ट में डालेंगे, ठीक है अमल। और डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ सिक्योरिटी तो होता है शेयर से डिबेंचर डिस्काउंट में इशू करना, तो वो तो शेयर तो रजिस्ट्रेशन के बाद ही इशू होते हैं सर, ठीक है। सर प्री का एक्सपेंस पोस्ट में पे कर रहे हैं तो वो कहाँ जाएगा, यही क्वेश्चन मैंने आपको सेक्शन बताया है कि प्री का जो खर्चा है ना, ऑलरेडी अगर हम प्री में बुक करते हैं, अकाउंटिंग पर्पस देखना पड़ेगा कि हमने उसको कौन से मंथ में बुक किया है, पेमेंट से मतलब नहीं है। हाँ लेकिन अगर हमने पेड और बुक ही पोस्ट में किया है तो फिर वो पोस्ट में ही करेंगे, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन में क्लैरिटी होती है।
लेकिन जितना आप कंफ्यूज हो रहे हो ना, ऐसा क्वेश्चन में आता नहीं है जितने भी अपने क्वेश्चन है, ठीक है। बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है कि मैंने तो आपको बता दिया क्लाइंट खींच के कि ये प्री का पीरियड है, तो उसके खर्चे अगर उसी में पे हो रहे हैं ना तो ठीक है। वैसे आउटस्टैंडिंग का काम चलता नहीं है इसके अंदर, तो उसकी टेंशन मत लो आप, क्योंकि प्रमोटर ने अगर पे कर दिया तो बात अलग है। सर सिंपल ब्रोकरेज लिखा हुआ है, तो सिंपल ब्रोकरेज लिखा हुआ है ना, तो हम शेयर्स की ब्रोकरेज नहीं मानेंगे इसकी। शेयर्स की ब्रोकरेज, तो मेरी बात सुनो, शेयर्स की ब्रोकरेज कंपनी क्यों पे करेगी? शेयर खरीदने वाला पे करेगा ना। शेयर खरीदने वाला तो इन्वेस्टर होता है, कंपनी शेयर इशू करती है, शेयर बेचती है, खरीदती थोड़ी है। एक बार कंपनी ने शेयर आपको इशू कर दिए, अब आप मार्केट में बेच रहे हो और आप जैसे ही कोई पर्सन मार्केट में खरीद रहा है, तो वो तो उनके खर्चे, और हम अकाउंटिंग कॉर्पोरेट यानी कंपनी की कर रहे हैं। तो जो भी बच्चों को ब्रोकरेज का कंफ्यूजन है, तो वो तो ये सोचो हम तो कंपनी के अकाउंट्स कर रहे हैं, कंपनी थोड़ी ब्रोकरेज पे या रिसीव कर रही है ना। कंपनी ब्रोकरेज तो अपने गुड्स पे कर रही है, तो वो तो सेल्स का ही खर्चा हुआ ना। शेयर्स की ब्रोकरेज तो इन्वेस्टर पे करेगा। आयुष समझ में आई मेरी बात? और सर बुक में प्री में दिया है और पेड पोस्ट में है, तो वो कहाँ जाएगा? तो वो प्री में जाएगा, क्योंकि एक्सपेंसेस तो हमने होता है ना, अप्रैल का खर्चा अप्रैल में ही तो बुक किया हमने, ठीक है। और अगर किसी बच्चे को फिर भी कोई, मतलब मैंने पढ़ा दिया आपने लिख लिया, फिर भी कोई कंफ्यूजन माइंड में आ जाता है, तो कल मैं आऊंगा जब मॉर्निंग में, तो सबसे पहले आप मेरे से प्रॉब्लम पूछ लेना, मैं आपको एग्जांपल दे दूंगा, ठीक है। सर सिर्फ एक्सपेंस लिखा आए तो? बेटा कई बार अगर कोई क्लैरिटी नहीं होती ना, तो मैं आपको एक चीज बताऊं क्या लिखेंगे आप लिखेंगे क्वेश्चन के नीचे नोट, मतलब कई बार होता है ना कि आप क्या मानना चाहते हैं, तो आप यहाँ नोट में लिखेंगे इन द एब्सेंस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन, इन द एब्सेंस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन इट हैज बीन अज्यूम्ड एट, मतलब सूचना के अभाव में हम इसको क्या मानते हैं, ये आप अज्यूम कर लोगे, ठीक है ना। तो उसमें गलत नहीं होगा, आप ये नहीं बोल सकते सर अजम्पशन ले ली तो कुछ गलत होगा क्या, लेकिन अजम्पशन उन बातों की ली जाती है जिसकी कोई इंफॉर्मेशन ना हो, साफ इंफॉर्मेशन जिसकी दी हुई हो उसकी अजम्पशन ना लेना, ठीक है। विनायक बोल रहे हैं संडे को क्लास होगी क्या? नॉर्मली मैं लेता हूं, लेकिन इस संडे को नहीं लूंगा, ठीक है। स्क्रीन स्क्रॉल कर देता हूं मैं, और बच्चों ये लो, स्क्रीन मैंने स्क्रॉल कर दी है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, मैं पूरी स्क्रीन स्क्रॉल कर दूंगा, लेकिन आप इसको नोट्स कॉपी में लिख लें यार, मतलब ऐसे मोबाइल में ना रखें इसको हमेशा। और अब मेरा टाइम पूरा हो गया, क्योंकि मेरा दूसरा बैच है, तो कोई भी प्रॉब्लम आपको रही ना, तो मैं आपके साथ कल भी आऊँगा और मैं आपको कल भी बता दूंगा। आप टेंशन ना लें, कोई भी बच्चा कि सर कुछ डाउट रह गया, तो कोई बात नहीं, मैं कल 100% आपको बता दूंगा, आपको टेंशन नहीं लेनी है। फिर भी अगर आपको कुछ ज़्यादा रखता है, तो 9 to 10 PM के बीच में आप मुझसे बात कर लेना, फ़ोन कर लेना, मैसेज कर देना, कोई बात नहीं, 9 to 10 के बीच में मैं आपको बता दूंगा, बट 9 to 10। तो मैंने आपको पूरा ये दिखा दिया है, और ये स्क्रीनशॉट ले लो, वरना ये आईसीआई के मॉड्यूल जो है उसकी पीडीएफ में भी है, उसमें से भी आप लिख सकते हो, देख सकते हो। तो ठीक है, संडे को सारी क्लास होती है, संडे को कोई क्लास है नहीं वैसे मेरे हिसाब से, और कभी कभी कोई टीचर को लगता है लेनी है तो ले सकता है। तो आज की क्लास इसी नोट पे खत्म करते हैं अपन, और कल मिलेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि बच्चों को सब कुछ समझ में आ गया होगा, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और छोटी मोटी प्रॉब्लम पार्ट ऑफ लाइफ है, वो तो हो जाती है, कोई बात नहीं, कल अपन इसको डिस्कस करेंगे, 9 to 10 में डिस्कस करेंगे। मैंने पूरी कोशिश करी कि आपको ढंग से क्लैरिटी से समझ में आए, स्टिल कोई कंफ्यूजन है तो कल उसको अपन एक बार देख लेंगे, और 9 to 10 के बीच में भी आप बात कर सकते हो, ठीक है। अपना ध्यान रखना, पढ़ाई ज़रूर करना, आज अपन ने ज़्यादा डिस्कशन किया है, तो बाय, ठीक है।